सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस बायोलॉजी यूपी बोर्ड की पढ़ने वाले हैं मतलब इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं यूपी बोर्ड की। ओके, तो हम देखने वाले हैं क्या क्या पूरे होल साइंस का सिलेबस क्या है। तो आपके टोटल 17 चैप्टर्स हैं। ओके, मैं पहले बता देता हूँ, 17 चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर है लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी में जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देन अपना सेकंड चैप्टर है मैन मेड आर्टिकल, इस फिर थर्ड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फोर्थ चैप्टर है मिनरल्स एंड मेटल्स। ओके, तो ये तीनों चैप्टर तो कोर केमिस्ट्री के हैं एंड ये चैप्टर जनरल इंट्रोडक्शन है साइंस का। ओके, तो देन आपका चैप्टर है बायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ से यहाँ तक ये अपना बायोलॉजी का पार्ट है। ओके, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। देन सेल टू ऑर्गन सिस्टम, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, एडोलसेंस, दिव्यांगता, क्रॉप प्रोडक्शन। फिर यहाँ से शुरू होता है फिजिक्स का पार्ट, लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड कंप्यूटर। अब हम देखने वाले हैं, हम जिस पार्ट को डील करेंगे बायोलॉजी, जिसमें 5 चैप्टर हैं टोटल। ओके, तो आपकी बुक में 17 चैप्टर हैं और 5 बायोलॉजी के। जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन हम पढ़ेंगे सेल टू ऑर्गन सिस्टम, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, एडोलसेंस, दिव्यांगता, क्रॉप प्रोडक्शन। तो आज हम इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये वाला चैप्टर इजी लगेगा। और अगर डायरेक्ट मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पर सेल टू ऑर्गन सिस्टम में होगा वो वहाँ पर दोबारा करना पड़ेगा और आपको थोड़ा डिफिकल्ट ही लगेगा। इसलिए इजी करने के लिए हम पहले इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 6, डेट इज सेल टू ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल क्या होता है, देन ये ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, यानी चैप्टर की हेडिंग को पहले समझेंगे। उससे भी पहले देख लेते हैं हम इस होल चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि चैप्टर का ओवरव्यू। तो सबसे हम पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, जो कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल का फंक्शन कैसा होता है, और उससे भी पहले सेल क्या होता है। देन आप सभी जानते हैं, आप अपने चारों ओर देखोगे तो दो चीज होती हैं, एक तो होता है प्लांट और एक होता है एनिमल। तो एनिमल और प्लांट की सेल्स में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। ओके, देन देखेंगे टिश्यू क्या होता है, तो ये हम हो सकता है आज के लेक्चर में हो जाए या कल के में। देन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स क्या कौन सा टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 3 to 4 क्लास में हो जाएगा, 5 टॉपिक हैं। ओके, तो चलिए बुक में जो एनालॉजी दी है उससे ही समझते हैं सेल क्या होता है। तो आपने यू माइट हैव एवर सीन हाउ हाउस आर मेड, आपने देखा होगा ऑब्वियसली 8th में हो घर कैसे बनते हैं। तो घर जो है ब्रिक से बनते हैं, ईंटों से बनते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ ब्रिक, द बॉल इज बिल्ड बाय एडिंग अ लोट्स ऑफ ब्रिक, यानी कि कोई भी जब दीवार बनाते हैं, लेट जस्ट सपोज दिस इज दीवार, ओके बॉल, तो ये ऐसे थोड़ी कि एक बॉल ला के खड़ी कर दी, यहाँ बहुत सारी ईंटें लगाई जाती हैं, एक ईंट दूसरी ईंट तीसरी ईंट ऐसे ईंटें लगाई जाती हैं। ओके, तो जैसे कि बॉल बहुत सारी ब्रिक्स को ऐड करके बनती है, फिर बॉल बहुत सारी बॉल मिलके क्या बनाती हैं, रूम बनाती हैं, 4 बॉल होती हैं, 1 2 3 4। ओके, फिर रूम एक हाउस बनाते हैं। इसी तरह अपनी बॉडी में भी वर्क होता है, तो चलिए समझते हैं अपनी बॉडी में कैसे वर्क होता है। ओके, तो देखिए ब्रिक्स ने मिलके क्या बनाया, बॉल, बॉल ने मिलके बनाया रूम, रूम ने मिलके बनाया हाउस। इन दी सेम वे हम बने हुए होते हैं सेल से। ओके, तो सेल बहुत छोटी छोटी होती हैं, इतनी छोटी कि हम उन्हें नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। नेकेड आई का मतलब बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, लाइक माइक्रोस्कोप एंड स्पेक्टिकल्स। ओके, तो हम सेल को नहीं देख सकते। तो सेल बहुत छोटी छोटी होती हैं, ऐसे छोटी छोटी इन सेल्स ने मिलके बनाया होता है अपनी बॉडी को। ओके, फिर सेल से बनता है टिश्यू, यानी कि जब 3 4 5 6 बहुत सारी मिलियंस ऑफ या बिलियंस ऑफ सेल जब पास आ जाती हैं तो बनता है टिश्यू। तो यानी कि ब्रिक से बनी क्या, बॉल, तो इन दी सेम वे सेल से बना टिश्यू। अब टिश्यू भी क्या है, टिश्यू जैसे बॉल का कोई यूज नहीं है जब तक रूम नहीं बन जाता, तो ऐसे ही टिश्यू भी नो ऑफ नो यूज
बहुत सारे टिश्यू पास में आएंगे जब यूज होगा, वो जब पास में आएंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन। तो आई थिंक ऑर्गन से आप सब जानते हो, जैसे कि नोज ईयर, तो यहाँ से तो आप सब जानते हो ऑर्गन से। तो ऑर्गन से पहले जो चीज़ थी, जैसे कि अपनी नोज की बात करें या ईयर की, वो बने हैं टिश्यू से। फिर टिश्यू किससे बना है, सेल से। ओके, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है इसे हम समझ लेते हैं। आप खाना खाते हो तो वहाँ पे कौन सा सिस्टम वर्क करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन एक साथ आते हैं, जैसे कि माउथ, टंग, फिर ये ईसोफेगस आपका पाइप होता है जिधर से फूड पाइप जिसे बोलते हैं। देन स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम। ओके, तो ये सब क्या है, ऑर्गन है। तो ऑर्गन्स ने मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाया है जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे अब आपका खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। तो अकेला अगर स्टमक होता या अकेला माउथ होता तो उस खाने का भी कोई यूज़ नहीं होता, वो खाना आप यूज़ ही नहीं कर पाते। तो इसलिए ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाता है। फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है, बॉडी। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, फिर एक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप जो सांस लेते हैं, तो सांस के लिए एक सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये सब सिस्टम एक साथ वर्क करके एक हमारी बॉडी बनाते हैं। तो टोटल हमें इस हायरार्की में कितनी चीज़ें पढ़ी, एक, दो, तीन, चार, पाँच। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी। अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ओके, ब्रिक और हाउस तो एक एनालॉजी हो गई, अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल है ये, सेल, तो सब अपनी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। तो मान लेते हैं आरबीसी। क्या, आरबीसी। तो चलिए बात करते हैं, आरबीसी नहीं हार्ट की बात करते हैं। आरबीसी में अभी आपने रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी शायद पढ़ा नहीं हो। तो हार्ट, ओके, यहाँ हार्ट नहीं, यहाँ सेल आएगा। ओके, लेट मी रेज इट एंड सेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की। तो सेल से मिलकर बना होता है, राइटिंग थोड़ा बिगड़ गया है, कोई बात नहीं। सेल से मिलकर बना होता कार्डियक टिश्यू, हार्ट का टिश्यू कार्डियक टिश्यू होता है। तो सेल से मिलकर बना कार्डियक टिश्यू, कार्डियक टिश्यू से मिलकर बना हार्ट, यानी कि सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। अब यहाँ आपको देखिएगा नहीं इधर, इसलिए यहाँ पर लिखा है हार्ट से क्या बना, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि पूरे बॉडी में ब्लड या लिम्फ जो भी फ्लो होता है, उसे सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा सर्कुलेट कराया जाता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन, हार्ट ही नहीं बहुत सारे ऑर्गन आ जाएंगे एंड टिश्यू भी आ जाएंगे, वेन्स आएंगी और आपकी आर्टरीज आ जाएंगी ऑर्गन्स में। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम एक साथ आके एक मैन बनाएंगे, आदमी। तो ये एग्जांपल हो गया क्या, सेल से कार्डियक टिश्यू, कार्डियक टिश्यू से हार्ट एक ऑर्गन, फिर एक ऑर्गन से एक ऑर्गन नहीं, यहाँ बहुत सारे ऑर्गन आएंगे, उससे सर्कुलेटरी सिस्टम, देन मैन। ओके, आई होप अब आपको क्लियर होगा कि सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ओके, तो अब बात करते हैं, चलिए। In fact, the body is composed of various organ systems such as digestive system, जो मैंने अभी आपको बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। तो जैसे कि घर में ईंट होती हैं, रूम होते हैं, ऐसे ही अपनी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। तो इसे हम रूम से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे घर में रूम होता है, डाइनिंग रूम अलग, और आपका बेडरूम अलग, किचन अलग, बाथरूम अलग। ओके, ऐसे इन द सेम वे डाइजेस्टिव सिस्टम अलग, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग, स्केलेटल सिस्टम अलग, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग। अब ये जैसे रूम किससे मिलकर बना होता है, फिर बॉल से, तो ऐसे ही ये ऑर्गन सिस्टम बने होते हैं ऑर्गन से। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से, जैसे कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, नोज, ईयर, लंग, हार्ट, ईटीसी। यानी कि ये एक ह्यूमन बॉडी हो गई। ठीक है, ह्यूमन बॉडी किससे मिलके बनी है, ऑर्गन सिस्टम से, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। फिर ये ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बने हैं, लाइक नोज, ईयर, लंग, हार्ट, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये ऑर्गन मिलकर बने हैं टिश्यू से, जैसे हार्ट कार्डियक टिश्यू से मिलकर बना है। तो अगेन ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर विच कॉल्ड टिश्यू। ओके, अब ये टिश्यू जो है वो सेल से मिलकर बने हैं।
आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर सेल, ओके। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड, यानी इस वर्ल्ड में बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं, मगर सब में एक चीज़ कॉमन है कि वो सब माइक्रोस्कोपिक यूनिट यानी कि जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखी जा सकती है, जो कि है सेल। सब सेल से मिलकर बनी होती हैं। आप अपने चारों जितनी भी चीज़ें आपको लिविंग दिख रही हैं वो सब सेल से मिलकर बनी हैं, और अगर सेल से मिलकर नहीं बनी तो वो लिविंग नहीं है। एग्जाम्पल इज वायरस। वायरस लिविंग नहीं होता, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक होती है, क्योंकि वायरस कंप्लीट सेल नहीं होती, वो जो है सेल इनकम्प्लीट होती है, इसलिए वो लिविंग नहीं माना जाता जब तक वो किसी लिविंग बॉडी में एंटर नहीं करता हमारे अंदर। जब तक वो नॉन लिविंग रहता है, और जब हमारे अंदर एंटर करेगा तो लिविंग बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सेल नहीं है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर सेल नहीं है तो वो नॉन लिविंग ही होने वाली है। अब बात करते हैं, वी कैन बेटर अंडरस्टैंड बाय कंपेयरिंग द ब्रिक विथ सेल्स। ओके, ये बता दिया मैंने, ब्रिक को सेल से कंपेयर कर सकती हो। जैसे कि घर किससे मिलकर बना होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट बोली जाए तो ब्रिक। अब ऐसा थोड़ी है एक लाइन में ब्रिक लगी तो ग्रुप ऑफ ब्रिक हो गई। तो ग्रुप ऑफ ब्रिक क्या हो गया? टिश्यू। यानी कि सेल से टिश्यू बना तो ऐसी ब्रिक, ब्रिक से ग्रुप ऑफ ब्रिक। फिर ग्रुप ऑफ ब्रिक से बना वॉल, तो ऐसी टिश्यू से बना ऑर्गन। वॉल से क्या बना? रूम। तो ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से बॉडी, और रूम से हाउस। ओके, आपको ये एनालॉजी आई होप समझ आई होगी। अब चलिए चलते हैं आगे। जो मैंने सेल का स्ट्रक्चर दिखाया, सेल कुछ ऐसी होती है गोल गोल सी, ठीक है। तो ये जो है प्लांट सेल है, और ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है आगे हम पढ़ने वाले हैं। मगर देखिए, ये एक सेल होती है गोल गोल सी, यानी कि हम एनिमल्स हैं तो हम इससे मिलकर बने होते हैं, ऐसी सेल होती है अपनी। आगे हम पढ़ेंगे ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये क्या है आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपको सेल का बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ रहा होगा। ये सेल होती है, और बीच में देखो एक न्यूक्लियस होता है जो पूरी सेल को कंट्रोल करता है। और ये जो आउटर कवरिंग है इसे सेल वॉल नहीं बोलते, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लांट में बोलते हैं इसे सेल वॉल। ओके, आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सेल से। तो सेल क्या है? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी की, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लाइक अपनी ही बात करते हैं ह्यूमन, तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। क्यों? समझते हैं। स्ट्रक्चरल इसलिए, हम सबको एक स्ट्रक्चर मिला हुआ है, हमारी एक प्रॉपर शेप है, वो सेल की वजह से है। ऐसे दो तीन सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन, तो ये हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रहे हैं। अगर सेल ही नहीं होगी तो हमें स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। तो डेट इज वाई इट इज स्ट्रक्चरल यूनिट। अब फंक्शनल यूनिट क्यों है? क्योंकि जितना भी हम फंक्शन करते हैं वो सब सेल अपनी पूरी बॉडी में जो सेपरेट सेल्स हैं, यानी एक एक सेल्स है, उन सब का सम टोटल होता है। जस्ट एन एग्जांपल, हमने सांस ली अंदर, फिर हमें सांस अंदर लेने से एनर्जी मिलती है। वो कैसे मिलती है? वो आगे आपने पढ़ना है 10th क्लास में और 7th में पढ़ा होगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ओके, तो सेल में, हर सेल में रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। अभी हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हर सेल में रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है और हर सेल से एनर्जी निकलती है। अब वो एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में यूज होती रहती है। तो यानी कि हर सेल में जो एक्टिविटी हो रही होती है, हर सेल अपना फंक्शन करता है। ओके, तो हर सेल फंक्शन करता है, और हर सेल के टोटल फंक्शन ही बॉडी के टोटल फंक्शन हो जाते हैं। तो समझ गए ना? तो सेल क्या है? फंक्शनल यूनिट। सेल हर फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। इनफैक्ट अगर कोई सेल अकेली सेल हो, हम अपने शरीर की सेल निकाल के रख दें तो वो जिंदा नहीं रहेगी, वो तो डेड हो जाएगी। मगर कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी अकेली सेल खाना भी खा लेती है, और ईजेस्ट आउट उसे निकाल भी देती है, उसका यूज भी कर लेती है, सांस भी ले लेती है, सब काम कर लेती है। यानी कि सेल फंक्शनल यूनिट है। सेल सारे फंक्शन कर सकती है। देयर नंबर डिफर इन ऑर्गेनिज्म। अब सेल का नंबर हर ऑर्गेनिज्म में अलग होता है। जैसे अपने अंदर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं। मगर कुछ ऑर्गेनिज्म में एक सेल होती है, खाली एक सेल, मगर वो फिर भी सब काम कर सकते हैं।
तो जिन ऑर्गेनिज्म में एक सेल होती है हम उन्हें बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और उनका एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्रीना। 3 एग्जाम्पल याद कर लेना, डेट्स इनफ। तो यूग्रीना, पैरामीशियम, यूग्रीना आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। आप देख सकते हो अमीबा ऐसा दिखता है, पैरामीशियम ऐसा दिखता है। अमीबा की कोई शेप नहीं होती, इसे कैसा भी बना दो, देखो कैसा भी बना दो। पैरामीशियम चप्पल की तरह होता है, स्लीपर लाइक। ओके, तो ये क्या है? यूनिसेलुलर। आप देख सकते हो एक सिंगल सेल है, ठीक है। मगर अपनी बात करें जैसे कि ह्यूमन बीइंग और भी अदर एनिमल जैसे अर्थवॉर्म, केंचुए, एलिफेंट, हाथी, ह्यूमन अपनी बात करें, मंकी, बेनियन ट्री, ईटीसी कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। ये बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। यानी जो एक सेल से उन्हें यूनिसेलुलर। सेलुलर का मतलब सेल, यूनि का मतलब वन, तो वन सेल से बने हुए यूनिसेलुलर। मल्टी का मतलब मैनी, सेलुलर का मतलब सेल, तो यानी मल्टी सेलुलर का मतलब जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं। वट एवर द नंबर ऑफ सेल, कुछ भी हो नंबर ऑफ सेल। ओके, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। देखो मैंने बोला ना, चाहे एक सेल हो चाहे बहुत सारी सेल हो, सब ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन यानी खाने खाने की प्रोसेस, एक्सक्रीशन यूरिन बाहर निकालना या शरीर से वेस्ट बाहर निकालना, ग्रोथ सब में ग्रोथ होती है, रेस्पिरेशन हर कोई करता है, रिप्रोडक्शन हर कोई करता है। तो आप चाहे एक सेल से मिलकर बने हो चाहे बहुत सारी सेल से मिलकर, आप में ये एक्टिविटी होंगी, इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट बोला गया है। सेल इंडिपेंडेंटली भी ये सारी एक्टिविटी कर सकती है। तो ये देखो फिर से लिखा है, सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर देती है, फंक्शनल क्योंकि फंक्शन कर सकती है, फंडामेंटल क्यों? फंडामेंटल इसलिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही मिलकर बना होता है। कोई भी अगर सेल नहीं है तो वो लिविंग ही नहीं होता। डेट्स वाई सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो सेल क्या है? आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। On the basis of above, it can be said that the smallest unit of body of an organism is cell। यानी कि अब हमने इतना पढ़ा तो हमने देखा कि हम सब किस चीज से मिलकर बने हैं। सबसे छोटी यूनिट जैसे घर में ईंट थी, हमारी बॉडी में क्या है? सेल है। क्या है? सेल। ओहो ये तो इरेजी हो गया। आ, रुकिए, सेल है हमारे अंदर, ओके ना। हम्म, इन विच ऑल द फंक्शन ऑफ लाइफ अकर्स, यानी कि लाइफ के जितने भी फंक्शन है सब सेल में अकर होते हैं। ओके, मैंने बताया ना अपनी जितनी बॉडी में एक्टिविटी होती है वो सारी सेल्स की एक्टिविटी का सम होती हैं। ऑल सेल्स आर नॉट सिमिलर इन शेप एंड साइज। अभी मैंने आपको फोटो दिखाया, तो देखिए जितनी भी सेल्स होती हैं बॉडी की सभी शेप और साइज में सेम नहीं होती। अब सेम होंगी तो काम कैसे चलेगा? सब अलग अलग होती हैं। जैसे आरबीसी, आरबीसी ऐसी गोल होती हैं, ये बाइकॉन के बोलते हैं इस शेप को। मसल्स, अपनी मसल्स हम हाथ पैर हिलाते हैं, काम करते हैं तो स्पिंडल शेप होती हैं। स्पिंडल ऐसे एलोंगेटेड सी, ठीक है, स्पिंडल शेप ऐसी होती है और बीच में न्यूक्लियस। देन ये है न्यूरॉन, अपनी ब्रेन और नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन। तो हर सेल का शेप और साइज अलग अलग होता है, शेप और साइज अलग अलग होता है। और कुछ सेल जैसे कि अमीबा इर्रेगुलर शेप की होती हैं, यानी उनकी कोई शेप ही नहीं होती। वाइल्ड शेप ऑफ पैरामीशियम इज लाइक स्लीपर, जो पैरामीशियम होती है उसकी चप्पल की तरह होती है, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो आई होप आपको यहाँ तक सब बात क्लियर होगी, कौन सी सेल, सेल क्या होता है, सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, these cells present in body of multicellular organism can also be flattened, spherical, oval, cuboid or of a regular shape. At the same time, few cells may be smaller and while others are larger in size. Thus there is considerable। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करी, अमीबा एंड पैरामीशियम, ये एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। अमीबा की शेप इरेगुलर होती है, यानी कोई भी शेप नहीं होती, वो कैसा भी हो सकता है, लाइक ऐसा। ओके, वाइल पैरामीशियम जो होता है उसकी शेप स्लीपर चप्पल लाइक होती है, ऐसे।
अभी मैंने पीछे भी आपको दिखाई थी। ओके, ये तो हो गया अमीबा। मगर अब हम मल्टी सेलुलर की बात करें, यानी जैसे हम बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं, तो हर सेल की शेप अपने अंदर बॉडी में हर सेल की शेप सेम नहीं होती। आरबीसी की शेप ऐसी होती है, देखिए कुछ फ्लैट हो सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट शेप, कुछ स्फेरिकल होते हैं लाइक ऐसे, कुछ क्यूबॉइड हो सकते हैं, क्यूबॉइड ऐसी, ओके, कुछ इरेगुलर शेप की भी हो सकती हैं। एंड एट द सेम टाइम कुछ जो है स्मॉलर बहुत छोटी हो सकती हैं और कुछ बहुत बड़ी, लाइक न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल होती है, सबसे लंबी सेल अप टू 1 मीटर हो सकती है, कुछ बहुत बड़ी साइज में होती हैं। दस देर इज कंसिडरेबल वेरिएशन, यानी कि सेल के शेप और साइज में बहुत वेरिएशन हो सकता है। अब ये आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, ओके, ये आप 9th क्लास में और डिटेल में पढ़ोगे, और आपको 9th क्लास में हो सकता है इसका एक्सपेरिमेंट भी कराएं। तो इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको ये जो स्लाइड माइक्रोस्कोप के अंदर आप ओनियन पील का एक पीस रखोगे, सेफ्रेनिन ग्लिसरीन वो प्रोसीजर होगा। जब आप उस स्लाइड को देखोगे आपको ऐसे दिखेगा। तो ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, तो ये ओनियन की है, प्याज की, देखिए मेम्ब्रेन ऑफ ओनियन। तो आप देख सकते हो कि प्याज भी सेल से मिलकर बनी है, क्योंकि प्याज हम खाते हैं, हम तोड़ लाए पेड़ से जब तो नॉन लिविंग हो गई, पेड़ नहीं, प्याज तो वो होती है, पेड़ नहीं होती, तब तो वो नॉन लिविंग हो गई। मगर जब वो थी, सॉइल में थी, जब वो लिविंग होती है तो वो भी सेल से मिलकर बनी थी। तो ये देखिए प्रॉपर सेल होती हैं। ये सेल हमें प्याज, आप ओनियन को देखो तो दिखती हैं क्या? नहीं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखने से दिखी आपको ये सेल, ओके। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं उसको बता देता हूँ। हमने पढ़ा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सेल क्या होता है। फिर सेल स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, वो पढ़ा, क्यों होता है वो भी पढ़ लिया। सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकते हैं, साइज हो सकती हैं, वो पढ़ा। अब सेल एक भी हो सकती है किसी ऑर्गेनिज्म में, उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी हो सकती है, उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब हम बात करें कुछ फैक्ट की कि सबसे बड़ी सेल शेप ऐसे, विड्थ में भी और हाइट में भी, वो होती है ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच का अंडा लार्जेस्ट सेल होती है। ये अंडा वो वाला अंडा नहीं जिसमें बच्चा निकलता है, वो नहीं, ये होता है फीमेल एग सेल। आप 8th क्लास में अभी रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ोगे। माइकोप्लाज्मा होती है स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोलते हैं, पीपीएलओ, आपके एग्जाम में आए तो आप टिक लगा सकते हो। ये सबसे छोटी सेल होती है। और नर्व सेल मैंने आपको बताया सबसे लंबी होती है, लंबी का मतलब ऐसे लंबी, हाइट में अप टू 1 मीटर, 1 मीटर की भी हो सकती है, आप सोच सकते हो। अब नाउ हम बात करते हैं सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, वो बात सही है, मगर सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सेल जनरली ऐसी होती है, जनरली बोला है सेल की, मगर शेप अभी हमने बताया अलग अलग भी हो सकती हैं, ओके। ये इरेज क्यों नहीं हो रहा? यस, अब हो गया। चलिए आगे और बात करते हैं। A microscope is required to study the structure of cell. Scientist Robert Hooke was the first to study cell in 1960-65. He saw the cell by microscope which is made by himself. Okay, मैंने आपको बताया सेल को नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई का मतलब नग्न आंखों से, बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, यानी कि माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। तो एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ने की, यानी सेल कैसी दिखती है। तो रॉबर्ट हुक ये पहले ये साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया। कब किया डिस्कवर? 1665 में, ओके। इन्होंने सेल को डिस्कवर किया कि क्या, किससे? माइक्रोस्कोप से, ओके। तो वो जो माइक्रोस्कोप था वो इन्होंने खुद बनाया हुआ था, खुद बनाया हुआ था, आप सोच सकते हो। तो खुद बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इन्होंने सेल की डिस्कवरी की। तो आप याद रखोगे किसने? रॉबर्ट हुके ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की। जनरली सेल हैव थ्री पार्ट। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल पर चल रहे हैं यहाँ से। तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुके ने की, ये बात क्लियर होगी, रॉबर्ट हुके। अब सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जनरली सेल हैव थ्री पार्ट। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है भी बताता हूँ। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। अब कोई भी सेल है, ऐसा थोड़ी है कि
खुली हवा में सेल तैर रही है। ये तैरती है मतलब ऐसा तैरती नहीं है, मैं आपको भी समझाता हूँ। ये सेल है, तो मेरा कहने का मतलब है सेल के अंदर का जो भी मटेरियल है खुली हवा में थोड़ी तैरेगा। सेल के बाहर एक बाउंड्री होगी, जैसे आपके घर के बाहर बाउंड्री है और रूम के बाहर बाउंड्री है। ब्रिक जो है चारों ओर ब्रिक की भी दीवार सी होती है, जैसे ये सेल ब्रिक है तो ये चारों ओर बाउंड्री सी होगी ना। ऐसे ही सेल के चारों ओर बाउंड्री होती है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। अब न्यूक्लियस, आपके घर को भी कोई कंट्रोल करता होगा, आपके पापा मम्मी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कोई कंट्रोल करता होगा। इन द सेम वे न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। तो जो न्यूक्लियस है वो ब्रेन ऑफ द सेल है, वो ब्रेन सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। अब यहाँ पे जो भी फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड मतलब कुछ भी लिक्विड भरा हुआ है, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये तीन पार्ट हो गए, क्या? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। स्ट्रक्चरली दे आर कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनल्स। अभी मैं आपको इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए एक और बार आपको बता देता हूँ। तो अब मैं इस बार ये सेल की बाउंड्री हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये ब्लू कलर से कर देता हूँ, ये साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म जैसे अपनी बॉडी में ऑर्गन होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। ओके, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको नेम से याद नहीं होंगे, अभी बाद में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, इंफ्यूजन बॉडी, बहुत सारे पार्ट होते हैं। ओके, तो इन पार्ट्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। ये क्या साइटोप्लाज्म में तैर रहे होते हैं। ओके, तो सेल है थ्री पार्ट, बता दिया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मैनी स्मॉल स्ट्रक्चर, अब बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर भी साइटोप्लाज्म में देखे जा सकते हैं जो लिक्विड था, उन्हें बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनेलीज। स्ट्रक्चरली द सेल ऑफ प्लांट एंड, अब हम स्ट्रक्चर के बेस पर बात करें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग अलग होती है। अभी हम देखने वाले हैं कैसे अलग होती है। The cell of plants and animals have some similar organelles and some dissimilar। अब हम सब obviously प्लांट और हम एनिमल्स भी लिविंग हैं, तो कुछ ऑर्गेनेलीज तो सेम होंगी और कुछ ऑर्गेनेलीज सेम नहीं होंगी। लाइक ये तीनों जो हैं ये तो होंगी, उनमें भी हम में भी, मगर कुछ ऑर्गेनेलीज प्लांट सेल में होंगी हम में नहीं, और कुछ हम में होंगी उनमें नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए मैंने जनरल स्ट्रक्चर आपको बताया था, हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। मैं इधर अभी आपको जो बता दिया है उसकी बात करता हूँ एनिमल सेल में। ये देखिए जो आउटर कवरिंग है इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर लिख रहा होगा ये रहा। अच्छा एक और बात क्लियर कर दूँ, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन ये हो गई आउटर कवरिंग। अब फिर हमने क्या पढ़ा था? तीन चीजें मेन पढ़ी थी ना, ये है न्यूक्लियस, ये देखो बीच वाला, ये बीच में जो है न्यूक्लियस। फिर हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म। अब ये जो लिक्विड भरा हुआ है ये साइटोप्लाज्म है। अब उस लिक्विड में बहुत सारे पार्ट दिख रहे हैं आपको। ये देखिए, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज। और पीछे जो फ्लूइड है वो क्या है? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। अब ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। ये सब हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए ये क्या है? एक एनिमल सेल। अब प्लांट सेल में एक डिफरेंस मैं आज ही बता देता हूँ। प्लांट सेल में भी आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देखिए, मगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और कवरिंग है जिसे सेल वॉल बोलते हैं। ये सेल वॉल हम में नहीं होती, प्लांट में होती है। ये उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। कैसे? प्लांट इतनी धूप में कैसा भी मौसम में स्ट्रेट खड़ा रहता है, उनके पास सेल वॉल होती है जो ना रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। ये सेल वॉल हम में नहीं होती। ये देखिए बीच में वैक्यूल है, ये क्या होता है ये आगे पढ़ने वाले हैं। ये सेंट्रल वैक्यूल है, हमारे अंदर ऐसा इतना बड़ा नहीं होता ये वैक्यूल। तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी।